दोस्तों, कंपाउंडिंग के मैजिक और पावर के बारे में तो आप सभी जानते हैं और लगभग पूरा इंटरनेट कंपाउंडिंग के टॉपिक से भरा हुआ है। इवन हमने भी कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आपने ढेर सारा प्यार दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक आपने कंपाउंडिंग पर जितने भी वीडियोस देखे हैं वे सभी केवल सिक्के के एक ही पहलू के बारे में बताते हैं। यानी कि अभी तक आपने सिर्फ कंपाउंडिंग की अच्छाइयाँ और पॉजिटिविटी को ही देखा है। मगर कंपाउंडिंग की अमेजिंग साइड के अलावा इसकी एक डार्क साइड भी है जो निगेटिविटी से भरपूर है और इंटरनेट पर भी काफी कम लोग हैं जिसने इस टॉपिक पर बात करी हो। तो आज हम देखेंगे कंपाउंडिंग के उन डार्क सीक्रेट्स के बारे में जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति का जीवन आसानी से बर्बाद हो जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। यही रीजन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा करते थे और उनका कहना था कि कंपाउंडिंग वो मंत्र है कि जो इसे समझ गया उसे ये मालामाल कर देता है और जो नहीं समझ पाया उसे ये बर्बाद कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आज से 400 साल पहले जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और फिर काफी सालों तक भारत पर राज किया था, उस समय यूरोपियन कंट्रीज ने और भी डिफरेंट कंट्रीज में जाकर उनको गुलाम बनाया था। इसी बीच में फ्रांस ने एक छोटी सी कंट्री को गुलाम बनाया जिसका नाम था हैती। कैरिबियन एरिया की यह कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर थी, इसलिए फ्रांस ने इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए अफ्रीका से गुलाम खरीदे जो यहाँ मजदूरों के रूप में काम कर सके। इन मजदूरों से फ्रांस की कंपनीज और बिजनेसमैन जरूरत से ज्यादा काम लिया करते थे और बदले में न तो उन्हें समय पर खाना देते थे और न ही आराम करने देते थे। यही रीजन था कि मजदूर बीमार पड़ने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस की कंपनीज ने उनका इलाज करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय एक मजदूर के इलाज में जितना पैसा खर्च होता उससे बहुत कम ही दाम में नया मजदूर आ जाता था। इसलिए फ्रांस की कंपनीज नए मजदूर खरीदना ज्यादा उचित समझते थे। हैती में काम करने वाले मजदूर जब इस प्रोसेस से तंग आ गए तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नेतृत्व टोसेंट लाउचर कर रहे थे, जिन्हें बाद में फादर ऑफ हैती के नाम से भी जाना गया। एक लंबे संघर्ष के बाद फाइनली मजदूरों की जीत हुई और फ्रेंच लोगों को इस आइलैंड को छोड़कर जाना पड़ा। फिर इस घटना के 21 साल बाद जब ये कंट्री अपने गरीबी से उभर रही थी, उस समय फ्रांस के किंग चार्ल्स ने हैती के हेड को लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि हैती को फ्रांस को एक अमाउंट मनी पे करना होगा। उसके बाद ही हैती को वर्ल्ड लेवल पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसके बाद ही हैती इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर पाएगा। और अगर हैती ये मनी पे करने में फेल होता है तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे बॉयकॉट कर देगी। हैती के प्रेसिडेंट को इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांस की ये शर्त माननी पड़ी। लेकिन इसके बाद दिक्कत तब हुई जब हैती के प्रेसिडेंट को पता चला कि जो अमाउंट उन्हें पे करना है वो तो 150 मिलियन फ्रैंक है और इतना अमाउंट तो वो 100 सालों की मेहनत के बाद भी नहीं जुटा पाएंगे। जब हैती के प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्हें मजबूरी में फ्रांस के बैंक से ही लोन लेना पड़ा जिसे उन्हें साल के 6% इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाना था। अब हुआ ये कि हैती ने लोन तो ले लिया लेकिन हर साल उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वे पूरा इंटरेस्ट भी पे कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी वे सालाना सिर्फ 1 मिलियन फ्रैंक ही पे कर पाते थे। इस तरह साल दर साल उनके कर्जे में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी ऐड होता चला गया। यानी कि अब वे कंपाउंडिंग के बोझ तले दब गए और आने वाले कई सालों के लिए डेट ट्रैप में फंसते चले गए। हिस्टोरियन के अनुसार हैती जैसे रिसोर्सेज से भरपूर आइलैंड को इस लोन को चुकाने में पूरे 122 साल लगे। यानी कि इतने सालों तक वे इस डेट ट्रैप में फंसे रहे और यही कारण है कि आज हैती सारी वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे गरीब और भूखमरी वाला देश है। इसके अलावा वो आज भी कंपाउंडिंग के जाल में फंसा हुआ है क्योंकि उसने फ्रांस का डेट चुकाने के लिए IMF से लोन लिया था। दोस्तों, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग की डार्क साइड का। चलिए अब आगे देखते हैं कंपाउंडिंग के उन 5 डार्क सीक्रेट्स को जिनके कारण कंपाउंडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव होने की जगह निगेटिव हो जाता है। सबसे पहला डार्क सीक्रेट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर से अमीर और अमीर बन जाते हैं जबकि गरीब अपनी सारी जिंदगी की मेहनत का पैसा लगाकर भी कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता।
एक अमीर आदमी मात्र अपने पैसों के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के थ्रू करोड़ों रुपए कमा लेता है। वही अगर एक गरीब आदमी को देखे तो वो अपने सैलरी में से बचा बचा कर 5-5 हजार रुपए की SIP करता है, वो भी 25 से 30 सालों तक। तब कहीं जाकर उसे अच्छा रिटर्न मिलता है और उसमें भी तब तक 7 से 7.5% महंगाई बढ़ चुकी होती है। कंपाउंडिंग का दूसरा डार्क सीक्रेट है हिडन टैक्सेस। इंडिया में अक्सर लोग टैक्स का मतलब इनकम टैक्स समझते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनकी इनकम में से डायरेक्टली जो टैक्स कटता है केवल वही टैक्स वो भरते हैं, जबकि हकीकत में इस दुनिया का गरीब से गरीब आदमी सरकार को टैक्स दे रहा है, फिर चाहे वो अपना 2 टाइम का खाना खरीद रहा हो या फिर अपना तन ढकने के लिए कपड़े। सभी आइटम्स और प्रोडक्ट्स पर GST जैसा इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं पर एक तरीके की फीस लगती है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनके एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देगा, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सपेंस रेशो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मिलने वाला रिटर्न घटकर ना के बराबर रह जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर रहा होता है तो उनके फंड मैनेजर उन्हें एक्सपेंस रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते और उनका पैसा एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा हो। तीसरा डार्क सीक्रेट है स्केर्सिटी मेंटालिटी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन का मानना है कि कंपाउंडिंग और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों का सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लोगों को स्केर्सिटी मेंटालिटी की ओर ले जा रहा है। आजकल ज्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपने रील्स और वीडियोस में बताते हैं कि घर मत खरीदो, बाहर का खर्चा बिल्कुल मत करो, उसकी जगह सेविंग्स करो, ये क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो, ये ऑफर का यूज कर लो, इस चीज को यूज कर लो जिससे आप इतने पैसे सेव कर लोगे, फिर आप उसे SIP में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। अब दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि सेविंग्स मत करो, सेविंग्स करना अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग सेविंग्स पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कमाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, जबकि होना ये चाहिए कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस हो कि कैसे अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। उसके बाद नंबर आता है सेविंग्स का। अकेले सेविंग्स पर फोकस करके हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते और सेविंग्स भी तभी ज्यादा हो सकती है जब इनकम ज्यादा हो। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति ये बैलेंस को समझ जाता है वो सेविंग्स के चक्कर में लाइफ को एंजॉय करना नहीं छोड़ देता, बल्कि अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करता है। चौथा डार्क सीक्रेट है अप्स एंड डाउन्स इन मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसका ग्राफ न तो हमेशा पॉजिटिव होता है और न ही हमेशा निगेटिव होता है। ये अप्स एंड डाउन्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि लगातार मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर कैसे मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन्स कंपाउंडिंग के लिए एक डार्क साइड है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपको 20% का रिटर्न मिला, यानी कि आपका टोटल अमाउंट 1 साल बाद हो गया 1200 रुपए। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो जाती है और आपका पोर्टफोलियो 20% लॉस में चला जाता है। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि पहले साल 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे साल 20% का लॉस हुआ, तो अब जो 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उतने के उतने ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 20% का लॉस हुआ है वो 1200 रुपए के अमाउंट पर हुआ है, मतलब 240 रुपए लॉस हुआ है। यानी कि अब आपका टोटल अमाउंट रह गया 960 रुपए, जो आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से भी 40 रुपए कम रह गया, और वो भी 2 साल बाद। अब मान लो कि जब मार्केट क्रैश हुआ तब कोई नया इन्वेस्टर आता है और वो भी 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो नया इन्वेस्टर आपसे आगे चला जाता है, जबकि उसने आपके 1 या 2 साल बाद इन्वेस्टिंग शुरू की है और आपका 1-2 साल का लॉस हो जाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग में आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग चालू करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है, और मैक्सिमम टाइम ये बात सही भी होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। तो ये भी एक डार्क साइड है कंपाउंडिंग का। 5वां और लास्ट डार्क सीक्रेट है डेब्ट ट्रैप। कंपाउंडिंग का यूज इनकम को मल्टीपल्स में ग्रो करने के लिए तो होता ही है, इसके साथ ही इसका इस्तेमाल डेब्ट को भी मल्टीपल्स में इंक्रीज करने के लिए होता है। जैसे बैंक और फाइनेंस एजेंसीज इसका यूज अपने लोन्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में करती है, जिसके जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं।
क्योंकि आजकल लोन लेना बहुत ही आसान हो चुका है और कंपनियां कस्टमर्स को बाय नाउ पे लेटर स्कीम का लालच देती है। इसके अलावा बची कुची कसर क्रेडिट कार्ड्स पूरी कर देते हैं, जो पहले तो लोगों को नो चार्जेस बोलकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर बाद में हिडन चार्जेस का यूज करके उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। फिर जब कस्टमर्स टाइम पर बिल नहीं पे कर पाते तो उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है और वे लोग शुरुआत में दिए गए हैती की एग्जांपल की तरह लंबे समय तक डेट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और पूरे जीवन मेहनत से कमाया हुआ पैसा कंपनीज को कर्जे के रूप में दे देते हैं। मार्केट और सोसाइटी में आपको कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जहां कोई व्यक्ति ने कुछ एक्स अमाउंट का लोन लिया और बाद में फिर उसे कंपनी या बैंक को दुगना या 3 गुना पैसा चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, यही थे वो कंपाउंडिंग के 5 डार्क सीक्रेट्स। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।